हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर के 2025 के सेट नंबर 3 को लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको खंड से पूरा करा देंगे और खंड द भी पूरा करा देंगे। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, खंड से और द का। और बच्चों, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ये बताना कि आपको और किस सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 2 को करने वाले हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो आज हम करेंगे इसके खंड से को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पूछा गया था कि उपयुक्त परिपथीय आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि आपको इसमें किरचॉफ का नियम लिखना है। तो बच्चों, किरचॉफ का नियम हमने सेट नंबर 2 में देखा था, जिसका कोड था 346 JT। और क्वेश्चन नंबर 5वें का अण खाली था। ठीक है, तो आप इसमें जाकर आप अच्छे से किरचॉफ का नियम देख लेना। और किरचॉफ का नियम आप खुद देखिए कि इसके 2 सेट में रिपीट हो चुका है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी प्रिज्म के लिए I माइनस डेल्टा वक्र खींचिए तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाइए। तो ये क्वेश्चन भी पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, आपतन कोण होता है I, तो ये है आपतन कोण I। आपतन कोण I जिसकी दिशा है ये है x अक्ष और ये हो जाएगी इसमें हमारी y अक्ष। ये तो है आपतन कोण I। और ये दूसरा होता है इसमें विचलन कोण। क्या है? विचलन कोण, जो क्या होता है डेल्टा। तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ये हमारा विचलन कोण है, तो ये किसी एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएगा? बिल्कुल न्यूनतम। तो ये इस बिंदु पर आकर क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। तो जब ये न्यूनतम हो जाता है तो ये हो जाता है डेल्टा M। और फिर आगे ये और जाता है तो फिर ये और आगे बढ़ता जाता है जब ये इस बिंदु से अलग चला जाता है। तो जो ये वाला बिंदु है ये क्या है कि I था, उसमें से कितना घटा? डेल्टा। तो ये है I माइनस डेल्टा का वक्र। इसमें पूछा था ना कि किसी प्रिज्म के लिए I माइनस डेल्टा वक्र खींचिए, तो ये हो गया। तथा इस वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाइए, तो ये है इसका न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो जो डेल्टा M होता है यही होता है बच्चों न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का पूछा गया था। तो एक तो आपके एग्जाम में नाभिकीय विखंडन और दूसरी नाभिकीय संलयन, ये दोनों अधिकतर पूछी ही जाती हैं। तो बच्चों, विखंडन का मतलब होता है टूटना, किसका? नाभिक का टूटना। और संलयन का मतलब होता है क्या? जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछी गई है? संलयन, मतलब यहाँ तो फिर यहाँ क्या होगा? नाभिक क्या होगा? जुड़ेगा। तो इसमें लिखोगे 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर, मतलब जुड़कर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जब जुड़ते हैं, जब जाके एक भारी नाभिक को इसमें बनाते हैं, तो इसे ही कहते हैं क्या? तो इसे ही कहेंगे नाभिकीय संलयन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब इसका उदाहरण बता रहे हैं कि हमने यहाँ लिए क्या? एक H2 यानी यहाँ लिए हमने क्या? ड्यूटीरियम। क्या लिया है? ड्यूटीरियम के हमने यहाँ 2 ड्यूटीरियम लिए हैं। अब इन्हें क्या करेंगे हम? तो इनसे क्या बनेगा जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे? एक तो बनेगा एक H3 जिसे कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्राइटियम। और दूसरा क्या बनेगा जब यहाँ कितने हैं? 4 है, 3 ये हो गया तो एक ऊपर आ जाएगा H। और नीचे क्या बचेगा? नीचे 1 और 1 2 है तो एक ये रहा। तो साथ में इसमें बनता है प्रोटियम।
और प्लस कितनी ऊर्जा खर्च होगी, 4.0 MeV ऊर्जा इसमें खर्च होगी। ठीक है, और अगर आप इसके एग्जाम्पल को भी देते हो तो इसका मतलब इसकी परिभाषा का तो एग्जामिनर एक नंबर देंगे और 1 नंबर आपको इसके उदाहरण का भी मिल जाएगा। ये हो गया। अब जो ये बना है हमारा ट्राइटियम, तो ये पुनः ड्यूटीरियम से मिलकर क्या बनाता है, हीलियम नाभिक बनाएगा। तो अब लेंगे ट्राइटियम और साथ में क्या लेंगे, एक लेंगे ड्यूटीरियम। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, हीलियम नाभिक बनाते हैं। और प्लस एक और एक दो तो हो गया नीचे, तो यहाँ आ गया 0 और 1, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन। तो इसमें ऊर्जा खर्च होगी 17.6 MeV ऊर्जा खर्च होगी इसमें। अतः ड्यूटीरियम के 3 नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। अतः ड्यूटीरियम का एक नाभिक ये रहा, दूसरा नाभिक ये रहा और तीसरा नाभिक ये रहा, तो ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये है इसमें नाभिक संलयन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा गया था और इसमें ये दे दिया गया था चित्र। तो इस चित्र में आपको ये दिख रहा होगा कि ये और ये तो सेम है पर ये अलग है। कैसे है, देखो, जैसे ये होता है पीएन संधि डायोड, तो जो ये वाला होता है त्रिभुज, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पीएन क्षेत्र, पी क्षेत्र सिर्फ। और जो इसके साथ ये डंडा लगा होता है इसे कहते हैं एन क्षेत्र। ठीक है, मतलब त्रिभुज को कहेंगे पी क्षेत्र, इसके साथ जो डंडा है उसे कहेंगे एन क्षेत्र, है ना। और ये इससे जुड़ा है इधर बैटरी से। ठीक है, इधर ये लगा है इतने वोल्ट का, कितने का भी, है ना। और जो इसका ये बड़ा डंडा होता है उस पर होता है प्लस का चार्ज, इसके छोटे डंडे पर होता है इसमें माइनस का चार्ज। आ गया, इतना समझ में आ गया जी। तो इतना याद रखो, अगर जो पी क्षेत्र है मतलब जो अगर त्रिभुज किससे जुड़ रहा है, प्लस वाले से, तो ये होता है अग्र अभिनत। अग्र अभिनत मतलब आगे की ओर, अग्र का मतलब होता है आगे की ओर, मतलब जिसमें पी क्षेत्र इस वाले डंडे से जुड़ा होता है मतलब प्लस वाले से, तो वो होता है अग्र अभिनत। और एन क्षेत्र जुड़ा होता है किससे, इसके माइनस से, तो ये होगा अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है। अगर बात करें इसकी कि अगर ऐसे है तो क्या होगा, इस पर है प्लस और इस पर है माइनस। आपको पता है ये है पी क्षेत्र और आपको इसका पता है ये है एन क्षेत्र। इस बार उल्टा हो रहा है ना। तो क्या होगा कि अगर पी क्षेत्र किससे जुड़ रहा है, माइनस वाले से, और एन क्षेत्र जुड़ रहा है प्लस वाले से, तो ये उल्टा हो गया। तो उल्टे को बोलते हैं उत्क्रम। क्या कहेंगे, उत्क्रम अभिनत। क्या होता है, उत्क्रम अभिनत। तो इसमें जो धारा है वो प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये उल्टा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो होगा उत्क्रम अभिनत और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अगर ऐसा है तो यह है अग्र अभिनत, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हमारा चित्र क्या है इसमें, तो चित्र में ऐसे करके है और कितने ओम का है, तो ये तो है 6 ओम का। इस बार है इसमें उल्टा ऐसे करके। ठीक है, इस बार इसमें ऐसे है। और ये कितने प्रतिरोध का है, तो इसका है 2 ओम का प्रतिरोध। और तीसरा जो इसमें जुड़ा है तो वो ऐसे करके जुड़ा है और ये है हमारा 3 ओम का प्रतिरोध। और जो इसकी बैटरी है कितने इसकी है, तो ये है बच्चों 6 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, है ना। ये है बड़े वाला, ये है छोटे वाला। अब आप खुद देखो कि ये पी क्षेत्र, इसका भी पी क्षेत्र, इन दोनों के पी क्षेत्र इससे जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी अग्र अभिनत है, ये भी अग्र अभिनत है और ये उत्क्रम अभिनत। तो इसमें धारा नहीं बहेगी। और जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो हम इसे क्या लेंगे, बिल्कुल इसमें लेंगे हम इसे 0। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात करनी है। अब आपको इसमें धारा ज्ञात करनी है तो इसे तो बिल्कुल छोड़ दो। तो अब इसे और इसे देखो, ये ऐसे जुड़ा है प्रतिरोध और ये ऐसे, ये समझ लो ये है 6 ओम और ये है 3 ओम का प्रतिरोध। तो ये आपस में ऐसे से जुड़े हैं। अगर ये सीधे जुड़े होते ऐसे करके तो ये होता बच्चों श्रेणी क्रम, पर अगर ये ऐसे करके जुड़े हैं ऊपर और नीचे तो ये है समांतर क्रम। तो ये किस में जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं बच्चों समांतर क्रम में। तो क्या होगा, तो आप लिखोगे इधर अतः 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। अतः
6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। तो इसके लिए सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और 1/R1 कितना है, 6 ओम है, और R2 है 3 ओम। तो एलसीएम आ गया 6, 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 में 2 जोड़ा 3, 3/6। तो 1/R बराबर हुआ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 के। तो R का मान कितना आया, R आ गया 2 ओम के। अब इसमें हमें क्या पता चल गया, पहले प्रतिरोध। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में आई को निकालना है तो उसके लिए आपको इसमें पहले इसका पता होना चाहिए प्रतिरोध का, क्योंकि सूत्र होता है V बराबर आई आर के। आई को निकालना है, आई बराबर, तो ये आर इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा आई बराबर V/R के। और V का मान कितना है, तो इसमें V का मान है 10 वोल्ट बटे आर का मान कितना आया, आर का आया 2, तो ये कट गया, आ गया है 5 एम्पियर। तो आई का मान आया यहाँ 5 एम्पियर। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसके खंड द को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पूछा गया था कि गॉस का नियम लिखिए, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जैसे ये है एक क्या बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो क्या है, फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, तो ये बराबर होता है Q/ε0 के। तो यही है गॉस का नियम या फिर गॉस की प्रमेय। ठीक है, और एक समान सीधे मतलब एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन हमने आपको करा दिया है। तो ये कहाँ कराया है, तो ये कराया है सेट नंबर 1 में, और जिसका कोड नंबर है 346 JS। ठीक है, इसमें कराया है। और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या देख लेना, तो उसमें आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो आपको इसमें क्या क्या करना है, एक तो आपको इसमें 2 ओम और 10 ओम का आई का मान निकालना है, और दूसरा जो ये आपको संधारित्र दे रखा है इस पर आवेश की गणना करनी है आपको। ठीक है, तो आपको इसमें ये चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें मतलब जो ये परिपथ है इसमें हमें आई का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, किसके लिए, 2 ओम और 10 ओम के लिए। अब जैसे कि ये एक परिपथ है जो कि आपको दे रखा है, इसका है 2 ओम, यहाँ पे है 10 ओम, और यहाँ सी जुड़ा हुआ है 10 माइक्रो है ये फेरेड के साथ, और तीसरा प्रतिरोध है यहाँ 8 ओम। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें क्या काम होता है, जब इसमें आपको निकालनी है आई धारा, तो आई धारा यहाँ से चली, इसमें को निकली, इसमें आ गई, फिर ऐसे आके ऐसे आई, और जब इसमें गई तो इसमें इसने इसे क्या कर दिया, तो इस संधारित्र को आवेशित कर दिया। और जब भी संधारित्र आवेशित होगा तो इसमें जो प्रतिरोध होगा उसमें आई नहीं बहेगी। तो कुल मिलाकर ये बात है कि इसमें परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर ऐसे समझना है तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध एक ही उसमें होना श्रेणी में, तो उसमें आई का मान 0 होता है, ये समझ लीजिए। तो इधर नहीं आएगी धारा ऐसे आ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात है कि जो धारा बहेगी वो ऐसे ऐसे और ऐसे बहेगी, पर इसमें धारा नहीं बहेगी। और फिर भी इसमें धारा पूछी गई है, तो जब इसमें धारा पूछी गई है तो ये इसके बराबर होगा, तो इसकी ही आ जाएगी धारा। ठीक है, तो अब इसे करने के लिए आई को निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका सूत्र होता है V बराबर आई आर सूत्र होता है। अगर आपको V बराबर आई आर निकालना है तो उसके लिए आपको पहले R का मान निकालना होगा। तो इसका तो यूज़ करेंगे, मतलब कुल मिला के इस पूरे में आपको R का मान निकालना है बच्चों, ये नहीं कि इसका और इसका। इसमें तो आपको आई का मान निकालना है, तो ये पहले आप इसमें
पूरे तीनों में आर का मान निकालिए। पर देखिए इसका आर का मान हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें आई जो होती है तो वो शून्य होती है। तो इसमें हम लेंगे 2 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध। 2 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 होगा। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे है, क्योंकि 2 ओम तो ऊपर है, 8 ओम ऐसे है नीचे है, तो ये श्रेणी क्रम में कैसे हुए? तो ये श्रेणी क्रम में ऐसे हुए क्योंकि इनमें जो आई है ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जाके ये फिर ऐसे आ रही है, तो इसीलिए ये एक ही है बॉक्स। तो फिर ये किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर R1 हुआ 2 ओम और R2 हुआ 8 ओम, तो R का मान आया 10 ओम। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है R का मान निकालना है। अब आपको देखना है कि इस पूरे परिपथ में I का मान कितना होगा। अगर आप उसको निकाल लोगे तो आप इसका और इसका जो I का मान पूछा था उसे आसानी से कर लोगे। तो मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें पहले पूरे परिपथ में आपको R का मान निकालना है, फिर उसमें आपको I का मान होना करना है। तो R का मान आया 10 ओम और V कितना दे रखा था? 2 वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और I का मान आपसे पूछा गया है, तो सूत्र होता है V बराबर I R के। तो I निकालने के लिए होगा V बटे R। V का मान है 2, R का मान है 10, तो 1 बटे आ गया 5। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो I का मान आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो जो ये धारा है ये इस पूरे परिपथ में जाएगी, पर इधर धारा आपको पता है कैसी है? शून्य है। तो सबसे पहला पूछा गया था आपसे कि 2 ओम प्रतिरोध में धारा क्या है? 0.2 एम्पियर ही है ना इसमें, क्योंकि इस पूरे परिपथ में एक ही धारा बहेगी। तो फिर इसमें भी कितनी आएगी? इतनी आएगी, लेकिन इसमें कितनी आएगी? शून्य आएगी। और दूसरा पूछा गया था आपसे 10 ओम प्रतिरोध में धारा। 10 ओम प्रतिरोध में धारा होगी 0। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये संधारित्र है इस पर आपको आवेश की गणना करनी है, मतलब इसमें आपको Q का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो संधारित्र दे रखा है तो ये दे रखा है 10 माइक्रो फेरड। जब भी आपको माइक्रो को हटाना हो तो उसमें आपको 10 की घात माइनस 6 से गुना करनी पड़ती है। तो 6 में से 1 जाएगा तो आ जाएगी यहाँ 10 की घात माइनस 5 फेरड। ठीक है, तो ये है इधर C का मान, इसमें आपसे पूछा है, और Q का मान इसका है बताना है आपको। तो बच्चों 10 ओम क्या है? 0 है, तो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो जितना विभवांतर 10 ओम पर है, मतलब इसका संधारित्र पर आवेश पूछा गया है, तो आपको पता है कि इसमें जो I का मान है वो 0 है। तो कुल मिलाकर ये बात है, इसमें धारा नहीं बहेगी। तो जितना भी विभवांतर 10 ओम पर होगा उतना ही 8 ओम पर भी होगा विभवांतर। ठीक है, मतलब जितना विभवांतर 10 ओम पर होगा उतना ही 8 ओम पर भी होगा। तो हम 8 ओम पर ही क्या निकाल लेंगे पहले कि इसका विभवांतर। आपको इसका तो दिख रहा है विभवांतर, लेकिन हमसे ये पूछा है ना संधारित्र, तो हम इसका ही करेंगे पहले विभवांतर। तो 8 ओम पर विभवांतर क्या होगा? 8 ओम पर विभवांतर V बराबर I R। सूत्र होता है V बराबर I पूरे परिपथ में बह रही है 0.2। R कितना लिया है? R लिया है 8 ओम हमने, जो नीचे वाला है। तो 8 दूनी होता है 16, तो हो जाएगा 1.6 वोल्ट के। हो गया V का मान। अब वो सीधा आपसे क्या पूछा है? Q का मान। Q बराबर होता है C गुना V के। Q बराबर, और C का मान कितना है? 10 की घात माइनस 5 गुना, और V का मान है 1.6। तो जब इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात माइनस 5 कूलम। तो ये इस पर आवेश होगा। तीसरा आंसर ये है। आपसे यही तीनों चीजें पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एम्पियर नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो ये भी हमने आपको सेट नंबर 1 में करा रखा है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक है, देख लेना उसमें। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कौन सा?
तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परिध 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। तो छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला का है। तो वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले दे रखी है छड़ की लंबाई 1 मीटर, ठीक है, और दूसरा दे रखा है इसमें क्या, कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा। ओमेगा का मान दे रखा है 400 रेडियन प्रति सेकंड। क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 400 रेडियन प्रति सेकंड। और तीसरा इसमें दे रखा है क्या, तीसरा दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, बी का मान है 0.5 टेस्ला। और इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब ई का मान। तो इसका सूत्र होता है ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और अगर आपको इसके सूत्र का पता है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो ये क्वेश्चन आप देखोगे है इतना, मतलब इतना लॉन्ग क्वेश्चन है पर कुछ भी नहीं है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसका सूत्र का पता होना चाहिए। तो ये होता है ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर के। ई बराबर 1/2, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दे रखा है 0.5, ओमेगा है 400, एल का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये हटाया दशमलव तो नीचे आ गई 0, तो ये हटा 0 से 0, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 0 की 0। तो ई का मान कितना आया 5 दूनी 10 और ये 0, तो ई का मान आया है 100 वोल्ट। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आप सबसे पहले इसके चित्र को बनाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले एक पतले लेंस एल को बनाओगे। तो जैसे ये है हमारा एक पतला लेंस एल, ये हो गया एक पतला लेंस एल, ठीक है, ओके। और ये हो गया इसकी मुख्य अक्ष, ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पतला लेंस एल, जिसकी जो मोटाई है तो वो कितनी है, इसकी मोटाई है टी, ठीक है। और इसके इधर तो ये तो है इसका पृष्ठ P1 और ये है इसका दूसरा पृष्ठ, तो इसका ध्रुव है P1 और इस दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है P2, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, इस उत्तल लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है, मतलब जैसे हवा है दोनों तरफ, तो इसके जो अपवर्तनांक होंगे तो दोनों समान होंगे n1, और जो ये हमारा लेंस है इसका अपवर्तनांक होगा n2, ठीक है। तो इधर एक वस्तु रखी है O, तो ये तो है इसका एक पृष्ठ और ये है इसका दूसरा पृष्ठ। तो इस उत्तल लेंस की जो ये टी मोटाई आपको दिख रही है ये बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, क्योंकि ये उत्तल लेंस ऐसा होता है कि जो इसके ये दोनों पृष्ठ होते हैं ऐसा लगता है कि ये एक ही हैं, ये इतना पतला होता है, ठीक है। अब इसके इधर एक वस्तु O ये रखी है, अब और जब कोई वस्तु रखी है तो उससे क्या निकलेगी, तो उससे निकलेंगी प्रकाश की किरणें। तो ये प्रकाश की किरणें आती आती मतलब लेंस के एक पृष्ठ पर जाएंगी, ठीक है। तो ये आई प्रकाश की किरणें और ये आकर किस पर टकराई, और ये प्रकाश की किरणें आकर इसके एक पृष्ठ पर आ गई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब होता है तो ये उसकी ओर नीचे की ओर झुक जाती है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब आएगा आई डैश पर, ठीक है। आ गया इसका प्रतिबिंब किस पे आया, आई डैश पर आ गया। अब इस वाले पृष्ठ की तो बात हो चुकी है, अब लेंगे हम इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु। तो इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जो वस्तु है तो वो ये वाला है प्रतिबिंब ही होगा आई डैश, मतलब आई डैश ही दूसरे पृष्ठ के लिए कैसा काम करेगा, तो ये ही वस्तु का काम करेगा, ठीक है। तो जब ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो ये वस्तु जब दूसरे पृष्ठ से टकराएगी तो ये प्रतिबिंब इधर बनाएगी, आई पर होगा, ठीक है। तो अब हम इसका ये देख लेते हैं कि जो वस्तु O है और जो इसका ये पहला पृष्ठ है इसकी दूरी कितनी है,
तो इससे इस तक की दूरी है बच्चों u, ठीक है। तो ये दूरी होगी बच्चों u। अब हम देखेंगे कि जो ये इसका पहला पृष्ठ है और जो इसका ये आई डैश प्रतिबिंब है, इससे इस तक की कितनी दूरी होगी। तो इससे इस तक की दूरी होगी बच्चों पूरी क्या v डैश, कितनी होगी v डैश होगी। अब जो ये हमारा दूसरा पृष्ठ है इसके लिए आई डैश वस्तु का कार्य कर रहा है, तो आई डैश से पहले पृष्ठ की दूरी होगी बच्चों v डैश। तो बच्चों इस पहले पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी होगी हमारी v डैश। और अगर इस दूसरे पृष्ठ की बात करें तो इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है आई डैश, तो इससे इस तक की दूरी कितनी होगी। तो जब पूरी दूरी ये है तो इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दो t को इसमें से, है ना, तो ये वाली दूरी हमारी निकल जाएगी। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये वाली दूरी होगी हमारी v डैश माइनस टी, क्योंकि ये पूरी कितनी थी v डैश थी, इसमें से t दूरी हटी तो हमारी इस दूसरे पृष्ठ से इसकी वस्तु तक की दूरी आ गई, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो ये लेंगे, ये है v, ठीक है। तो दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी होगी v, हो गया। अब इसके बारे में आप एक दो लाइन जरूर लिख देना। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर आना है, माना कोई लेंस L ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर के माध्यम समान है, मतलब जिनका जो अपवर्तनांक है n1 है ना। तो ये कहाँ रखे हैं, हवा है ये, है ना। और लेंस का अपवर्तनांक n2 है और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 हैं। तो आप इतना ही लिखे आना, ठीक है। अब आपको इसके लिए एक चीज़ ये बता दूं कि इसमें आप लिखोगे, मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाता है तो वो होता है ये वाला सूत्र कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 और बटे में r, ठीक है। इस सूत्र को आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सूत्र कहाँ काम आता है, तो ये सूत्र काम आता है कि जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा हो, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो और जो ये इस वाले लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो, जैसे इधर हवा हवा है ना, तो ऐसे, ठीक है। तो ये सूत्र इसमें यूज होना कि जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से किस में जा रहा है, सघन माध्यम में, तो आपको सूत्र लगाना है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो कि होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r के। मतलब इधर ऊपर इनमें से ये ऐसे ही दिखा देंगे, है ना, और जो ये था इसकी जगह r। तो अब सबसे पहले ये किसके लिए करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे बच्चों प्रथम पृष्ठ के लिए। किसके लिए, तो इसमें सबसे पहले किया जाएगा प्रथम पृष्ठ के लिए। जो ये प्रथम पृष्ठ है इसकी बात की जाएगी पहले। तो इसमें ये वाला सूत्र ऐसा का ऐसा ही आएगा, है ना। ये वाला जो सूत्र है ये ऐसा का ऐसा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस सूत्र में है n2। हम बात कर रहे हैं इसकी पहले पृष्ठ की। तो अगर इस पहले पृष्ठ में देखें n2 कहाँ है, तो इसमें ही है ना, और बटे में क्या है, v है। तो पर हमारा यहाँ इस v की जगह आएगा v डैश। क्यों आएगा v डैश, क्योंकि जो हमारा पहला पृष्ठ है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले पृष्ठ की। तो जो ये हमारा पहला पृष्ठ है बच्चों, इससे हमारे इसकी प्रतिबिंब की जो दूरी है तो वो कितनी है, तो वो है v डैश। तो इसमें जो अपवर्तनांक यूज किया जा रहा है तो n2 भी किया जा रहा है, ठीक है, माइनस। और जो हमारी वस्तु है, वस्तु से इस पहले पृष्ठ की दूरी है u। अभी केवल इसके पहले पृष्ठ की बात हो रही है, तो इससे इस तक की दूरी है u। और यहाँ कौन सा माध्यम है, तो यहाँ है n1 अपवर्तनांक बराबर r। तो इसकी जो ये हमारा पहला पृष्ठ है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी तो वो होगी r1, ठीक है। और ये इसमें से इसे घटा दो तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। आ गया समझ में इतना। खैर थोड़ा सा
आपको समझने में शुरू में दिक्कत होगी, पर अगर आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लोगे तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब हम लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, यानी द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो जब हम इसमें द्वितीय पृष्ठ लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, क्या n2 और v डैश ये चीज़ होगी यूज़। तो दूसरा पृष्ठ है ये, इसके लिए v ये रहा है ना, और n2 आएगा क्या, तो इसमें n2 क्यों आएगा, इसमें n2 आएगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ दूसरे पृष्ठ की बात करें और दूसरे पृष्ठ से जो v की दूरी है वो इधर तक है, तो इधर जो अपवर्तनांक होगा तो ये n1 होगा, तो आ जाएगा इधर n1/v माइनस। तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो है दूसरा पृष्ठ है ये, तो इससे इसकी जो वस्तु है उसकी दूरी कितनी है, वस्तु है ये, दूसरा पृष्ठ है ये। तो बच्चों दूसरे पृष्ठ के लिए जो इसकी वस्तु से दूरी है तो वो कितनी है, तो ये हमारी v डैश माइनस टी, मतलब इस पूरी v डैश में से t को घटाया गया, मतलब इसमें n2 भी आया है, तो ये आ जाएगा n2/v डैश माइनस टी, और नीचे आएगी इसकी वक्रता त्रिज्या r2 और इसमें से इसे घटा देंगे। आपको जो इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगी तो वो आपको इसे देखने में होगी कि n1 और n2 आपको कहाँ कहाँ रखना है, तो बस समझ जाना। देखो तो आप एक बार और समझ लीजिए, जैसे हम बात कर रहे हैं v डैश की, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसमें n2 आ रहा है ना, और जिसमें n2 आया तो उसके ऊपर n2 आएगा ही आएगा। अब हम बात कर रहे हैं वस्तु u की पहले पृष्ठ के लिए, तो जब इसमें क्या n2 का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इधर तो n1 ही है और बराबर, अब बस सीधा n2 में से n1 को घटा देंगे, तो ये तो हो गई समीकरण 1। अब हम लेंगे इसमें किसके लिए, अब हम लेंगे इसमें दूसरे पृष्ठ के लिए। तो दूसरे पृष्ठ में क्या होगा कि इसमें हमने दूरी कितनी ली थी, v, ये है इसकी और इसकी दूरी, ठीक है, मतलब दूसरे पृष्ठ के लिए किससे दूरी, तो ये थी हमारी प्रतिबिंब से दूरी, कितनी है, v है, तो दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी थी n1, ठीक है। और अगर हम बात करें, और अगर v डैश माइनस टी की बात करें तो इसमें t भी आया है जिस पर n2 है, तो ये इसीलिए। और अगर बच्चों ऐसे भी समझना है तो ऐसे समझ लेना कि n1 तो आ ही चुका है, तो इधर आ जाएगा n2, ठीक है। अब ये हमारी दो समीकरणें तैयार हो चुकी हैं। अब चूंकि आपको ये पता है कि ये जो लेंस है, चूंकि लेंस बहुत पतला है, चूंकि लेंस बहुत पतला है, तब जो ये v डैश माइनस टी किसके बराबर है, तो ये होता है v। अब चूंकि लेंस बहुत पतला है तो इसीलिए जो हमारा v डैश माइनस टी है ये v डैश के बराबर होगा। और आखिर v डैश क्या है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको समझाया था कि ये इतना पतला लेंस है कि इसके जो ये दोनों पृष्ठ हैं ऐसा लगता है कि एक ही है, कि जो इसकी ये मोटाई है तो फिर ये समझिए कि ये है ही नहीं, तो इसीलिए अब इसमें से t को हटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा n1/v माइनस n2/v डैश बराबर n1 माइनस n2 और बटे में r2। तो ये समीकरण हो गई 3। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसमें समीकरण 1 व 3 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो इसके उल्टे हाथ पर क्या है, तो इसके उल्टे हाथ पर है n2/v डैश माइनस n1/u के, और इसके उल्टे हाथ पर है ये, तो इन्हें जोड़ दो, n1/v माइनस n2/v डैश, और बराबर इसके जो सीधे हाथ पर है तो ये है n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2 के। तो अब इन समीकरणों को आपको आपस में हल करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, n2/v डैश और n2/v डैश बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्लस और माइनस का अंतर है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, n1/v माइनस n1/u के बराबर n2 माइनस n1/r1। अब इसमें से क्या कर लेंगे, इधर n2 माइनस n1 है ना, तो क्या काम कर लेंगे, तो इसे भी n2 माइनस n1 कर लेंगे। अगर इसमें से हम माइनस का चिन्ह कॉमन करें तो ये बन जाएगा n2 माइनस n1/r2। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, अब जैसे यहाँ n1 माइनस n2 है, इसमें से अगर हम इसे यहाँ कर लें माइनस n2 और प्लस n1 तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब इसका अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले, क्योंकि हमें इधर लाना है माइनस, तो इधर तो आ गया, अब हमारा क्या है प्लस है ना, और इधर आ जाएगा माइनस, तो ये ऐसे हुआ है, ठीक है, समझ गए।
हो गया, क्योंकि अब हम इसमें से n2 माइनस n1 को कॉमन ले लेंगे। जब इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, मतलब ये समझो ये और ये आ गया इधर बाहर, और इधर से हम n1 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/v माइनस 1/u के। अब ये n1 जो है ये इसके साथ गुना में है तो इधर ये इनके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, अब एक तो आएगा n2 के नीचे n1 माइनस n1 के नीचे भी n1 आ जाएगा, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। n1 से n1 कैंसिल हो गया, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1। ठीक है, माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसी है। अब चूंकि आपको पता है कि n2/n1 बराबर n के होता है, तो इस n2/n1 की जगह आप n को रख दोगे तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, इसकी जगह रखा n माइनस 1 तो 1/r1 माइनस 1/r2 के। अब चूंकि आपको ये भी पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के, क्योंकि ये भी क्या है लेंस का सूत्र है, तो इस 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f को रखा, n माइनस 1 हुआ और 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों यही है लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या है, तो इसे ही कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र, और ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये वाली डेरिवेशन हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिससे भी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।